Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए सीडीपी पेपर 2 के लिए आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं सीडीपी की, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं देखिए 2011 से 2024 तक सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा देखिए जो थ्योरी क्लासेस हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर के आऊँगी जो आप लोगों की थ्योरी क्लास होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो देखिए हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है और समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा है। जनसंचार माध्यम परिवार, विद्यालय परिवार, परिवार और विद्यालय या फिर मुद्रित माध्यम और जनसंचार माध्यम। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है वो होती है हमारा परिवार होता है, ठीक है। और सेकेंडरी कौन सी हो जाएगी, जो भी परिवार के साथ होगी, लेकिन परिवार जो होता है वो प्राइमरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। मानकीकृत पाठ्यचर्या की, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या देखिए अनुशंसा करती है, ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो देखिए पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल ये भी नहीं है, इसके अलावा मानकीकृत पाठ्यचर्या भी नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, देखिए योग्यता के सत्यवादी मत का विकास करना ये भी नहीं होगा। कौन सा सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या फिर रोक लेना। देखिए रोकना नहीं है, वर्गीकृत भी बच्चे को नहीं करना है, ठीक है, वर्गीकृत बच्चे का नहीं करना है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है। तो देखिए शारीरिक है, गत्यात्मक है, सामाजिक है या फिर संज्ञानात्मक है। तो देखिए अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकास का कौन सा क्षेत्र होगा जो बौद्धिक योग्यता। देखिए जो बौद्धिक कॉग्निटिव होता है वो हमारा किससे संबंधित होता है। तो देखिए ये बौद्धिक जो हो जाएगा किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पर सही होगा, कॉग्निटिव, ठीक है। तो बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता, ये किसकी चर्चा करती हैं, तो ये होती हैं कॉग्निटिव की, हमारे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए लड़के बहुत शक्तिशाली हैं, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, तो ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास या फिर कानून व्यवस्था अभिविन्यास। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर का हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है अभिकथन ए दिया गया है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। कारण देखिए तर्क दिया गया है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती तथा विकास जो होता है वो पूरी तरह जैविकीय परिपक्वता पर, देखिए जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता है कम्प्लीटली, क्योंकि देखिए जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के बीच में और जो हमारा क्या होता है अनुवंशिकी और जो पर्यावरण होता है उन दोनों के बीच में जो परस्पर अंतःक्रिया होती है वही हमारे विकास में सहायक होती है। और यहाँ पर दिया हुआ कि सिर्फ जैविकीय परिपक्वता ही निर्भर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? तो वो है ए सही होगा, लेकिन यहाँ पर आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विकास कहाँ से कहाँ बढ़ता है। तो देखिए सिर से पैर, जटिल सरल, बाह्य से केंद्र या फिर विशिष्ट से सामान्य। तो देखिए जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करता है, तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर से पैर की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है लेवाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि जो लेवाइगोत्स्की हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग पर। और जो सहयोगात्मक अधिगम होता है इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, लैंग्वेज हो जाती है, कल्चर हो जाता है, इन सब चीज़ों पे जो लेवाइगोत्स्की हैं वो बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो देखिए कौन सा प्रतिमान है? चिकित्सीय है, दानशीलता है, सामाजिक है या फिर मानवीय अधिकार है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा है? सामाजिक यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए लेवाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान। देखिए अगर हम बच्चे का आइसोलेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लर्निंग में इफेक्टिव नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। देखिए ये भी यहाँ पर गलत है। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा नहीं करते हैं, बल्कि जब आप बच्चे को आप हिंट देते हो, उसको क्यूज देते हो, तो बच्चा क्या करता है? अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाता है, मतलब जिस लेवल तक उसको पहुंचना है वो पहुंच जाता है आप लोगों की मदद से। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। देखिए लेक्चर विधि का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो सक्रिय होते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वो निष्क्रिय होता है, इसलिए इस पद्धति का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं इसको। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, इसका भी नहीं करना है। सिर्फ कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। देखिए निषेध क्या हुआ इन्होंने कि रेस्ट्रिक्ट करेंगे साइन लैंग्वेज को, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा श्रवण बाधित है तो उसको क्या करना है? उसको यहाँ पर देखिए सांकेतिक भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि मौखिक हो गया, व्याख्यान हो गया, इन सब में क्या होगा? बच्चा सुनेगा, लेकिन बच्चे को सुनने में ही प्रॉब्लम है, तो बच्चा के लिए ये तीनों ही जो कंडीशन हो जाएंगी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। अब देखिए यह सुनिश्चित करता है कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। मतलब मौखिक तो हो ही, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं कि दृश्यात्मक हो, देखने वाली प्रस्तुति हो, या तो देखिए अगर कोई फिल्म के थ्रू हम दिखा रहे हैं तो वहाँ पर उसके सबटाइटल्स लिखे होने चाहिए जिससे बच्चा उसको पढ़ सके, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? बच्चे के लिए यूजफुल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कौशल को संवर्धन करना चाहेंगे? तो देखिए कंठस्थीकरण का इस्तेमाल नहीं करना है, निष्क्रिय अनुकरण ये भी नहीं करना है,
स्वचिंतन या फिर प्रतिबिंबन या फिर अभिसारी चिंतन। देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए कौन सा सही यहाँ पर स्वचिंतन बच्चा करेगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर अपसारी चिंतन होता तो सही होता, लेकिन अभिसारी है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसको हमें प्रमोट नहीं करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती तो वो सही होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो देखिए बच्चे के अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन से स्टेज में आती है, सेंसरी में आती है, प्री ऑपरेशनल में आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल में आती है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, वस्तु स्थायित्व, वो बच्चे की संवेदीगामक अवस्था में ही आरंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, उसके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर, हाँ देखिए किस और संकेत करता है, तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या उत्पन्न होता है, अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है, असंतुलन पैदा हो जाता है, डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। देखिए बाधक कौन सा है, एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों की प्रस्तुतिकरण या फिर प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग ये बहुत यूजफुल होती है, जो फंक्शनल फिक्सनेस होती है देखिए ये नेगेटिव होती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को फिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए दिया गया है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया गया है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अब देखिए यहाँ पर जो अभिकथन ए दिया गया है वो क्या बोल रहा है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करके प्रोत्साहित करेगा, सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए। देखिए ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती। देखिए नेगेटिव पूछा गया है, व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम या फिर पारस्परिक शिक्षण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं, नेगेटिव पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा, तो वो है बिहेवियर कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेधावी या फिर प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावनाएं, देखिए कौन से तरीके की संभावनाएं, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। देखिए अभाव तो नहीं होता, वो अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी गलत है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अब वो धीमी गति से करेंगे प्रतिक्रिया को, तो ये तो गलत हो जाएगा। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, चुनौती वाले कार्य ज़रूर करते हैं। ये समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। देखिए एक्टिव तरीके से सीखते हैं, ना कि निष्क्रिय। पुरस्कार और दंड के साथ भी नहीं सीखते हैं, कंठस्थीकरण करके भी नहीं सीखते हैं। जिज्ञासा और अन्वेषण यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। देखिए चुनौती पूछी गई है, लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन,
प्रदत्त कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना या फिर बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो देखिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर क्या करेगा, बाधा बनेगा, चुनौती देगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए बिना किसी अंतराल के आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो अटेंशन की प्रॉब्लम बच्चे के अंदर है, बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए अटेंशन नहीं दे पाता है, और आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि वाले व्याख्यान उसको देंगे, तो ये यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखा, देखिए अनदेखा नहीं करना है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं, देखिए नेगेटिव यहाँ पर भी हो जाएगा, आप नहीं देंगे। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए बाह्य का पूछा गया है, बाह्य कब होती है, जब बच्चा ग्रेड के लिए कार्य करता है, प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है, ठीक है, दिखावे के लिए कार्य करता है, तो वहां पर होती है बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे जिज्ञासा को संतुष्ट, देखिए जिज्ञासा को अगर हम अपने संतुष्ट कर रहे हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ना कि एक्सट्रिंसिक, तो ये भी देखिए यहाँ पर नहीं होगा। समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम या फिर नकद पुरस्कार, देखिए नगद पुरस्कार की यहाँ पर बात हो गई, कैश के लिए, प्राइज के लिए बच्चा कोई कार्य कर रहा है, तो वो क्या होगी, वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या फिर विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन। तो देखिए नकारात्मक नेगेटिव रूप से कौन सा प्रभावित करेगा यहाँ पर, तो कौन सा सही हो जाएगा, वो है निराशा की भावना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, साय माँ अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। जिज्ञासा का, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व या फिर आशा। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ उसके अंदर होगी, जिज्ञासा तो नहीं होगी यहाँ पर, ना ही गर्व होगा, ना ही आशा, असहायता का सीखा हुआ भाव यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। देखिए बचना है यहाँ पर, निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। देखिए जहाँ पर बच्चा पैसिव होता है उस चीज़ से आप बचेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, या फिर अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो वो है आनुवंशिकता, जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है और व्यक्तिगत कारक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, देखिए अवसर देने वाला तो सही हो जाता है, बहुविध तरीकों से काम करने में शामिल होने के अवसर देकर, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पृथक्करण करके, जब बच्चे को आप नामीकरण कर रहे हैं, उसका पृथक्करण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव आपसे पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।